राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से मिस्टर एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये जो यासीन मलिक का जो एफिडेविट आजकल चर्चा में है, एनआईए ने उसके लिए डेथ पेनल्टी मांगी है और उसने जो एफिडेविट दिया है कि साहब मैं तो आईबी के ऑफिसर्स मुझसे मिलते थे, प्रधानमंत्रियों से मेरी बैठकें होती थी, मैं तो पीस टॉक्स इनिशिएट करता था, मैं तो इससे मिला उससे मिला, आरएसएस वालों से मिला, शंकराचार्य मेरे घर आते थे, अटल जी और अडवाणी जी ने मेरा पासपोर्ट बनवाया। सर, इसका क्या मतलब, इसके पीछे की कहानी क्या है? दर्शकों को बताइए कि आखिर ये है क्या, माजरा क्या है। आपने तो सब कुछ एकदम फर्स्ट हैंड देखा है। बिल्कुल। देखिए रामदास जी, ऐसा है, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए ये मैं जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 90s में जब हालात बहुत बिगड़े, तो 91 92 में जब ये हुर्रियत एक 20 22 जो सेपरेटिस्ट पार्टियां थी, वो इकट्ठी हो गए, उन्होंने हुर्रियत तंजीम बनाई। और वो पाकिस्तान एम्बेसी में सबके सामने ओपनली आपने देखा किस तरह पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में वो जाते थे, वहाँ पाकिस्तान डे में वो हॉब नॉबिंग करते थे पाकिस्तान एम्बेसडर के साथ, और वहाँ आईएसआई के लोग भी होते थे, उनसे वहां से पैसे लेकर भी आते थे। ये सारा देश ने देखा है, हम भी जानते हैं। और वो तभी मुमकिन है अगर हमारी उस वक्त की सरकारों ने ये अलाउ किया हो, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली में किसी एम्बेसी में गए हैं, तो वो हमारी सरकार के इशारे के बगैर तो हो नहीं सकता, अगर वरना वो उनको एम्बेसी के बाहर ही अरेस्ट कर सकते थे। और इसमें एजेंसियों ने इनको इस्तेमाल किया, क्योंकि कश्मीर में मैं डायरेक्टली आईबी में रहा नहीं हूँ, हालांकि मेरे ही कुलीग आईबी में है, मेरे ही कुलीग आरएडब्ल्यू में थे। आज मेरे वहाँ जो जूनियर रहे हैं वो भी आज रॉ को भी हेड करते हैं और आईबी में भी हैं। तो लेकिन हमारा उनके साथ बहुत क्लोज तालमेल रहता ही था, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं तो आप सभी एजेंसियों से आपका लिंक रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, मिलजुल कर काम करते हैं। आर्म्ड फोर्स, सारी आर्मी, पैरामिलिट्री, सभी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम जानते हैं, हमारे में भी ये बातें होती थी कि वो हमारी एजेंसियों से भी पैसे लेते थे, इसमें कोई शक नहीं। आईबी के, आरएडब्ल्यू के लोग, और ये कश्मीर में अगर आम आदमी से भी पूछें तो कहते हैं ये दोनों तरफ से पैसे लेते थे, पाकिस्तान की तरफ से भी लेते थे और यहाँ से भी लेते। पहले हमारी एजेंसियां देती थी, फिर उनको चस्का लग गया और उधर से भी पैसा लेते थे। तो ये डबल क्रॉस खेलते थे हुर्रियत वाले। इनको हमारी एजेंसीज जो आईबी हैं और आरएडब्ल्यू वो इस्तेमाल भी करती थी, बहुत सारे जो कश्मीर के मुद्दों के इशू होते थे उनके बारे में। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लेट से मैं आज से 20 साल पहले किसी का कत्ल किया, ठीक है जी, मैंने किसी का कत्ल किया, मर्डर किसी में मैं इन्वॉल्व हूँ, आज मेरे घर में प्रधानमंत्री जी आते हैं, आरएसएस के चीफ आते हैं, योगी जी आते हैं, होम मिनिस्टर साहब आते हैं, उस क्या उसका मतलब ये हुआ कि मैं मर्डर से बच गया? आपको तो अपने एक्शंस का जवाब देना है। आप अगर आप ये अक्यूज हैं तो आप आपको वो भुगतना है केस, और आप अगर उसमें आप कन्विक्ट होते हैं तो आपको वो सजा भुगतनी है। तो यासीन मलिक की ये जो प्ली है कि मैं, मेरे पासपोर्ट वाजपेयी जी ने बनाया, मेरा वो जो है हाफिज सईद को मैं मिलने गया, तो मैं आईबी के आप स्पेशल डायरेक्टर या आईबी के अफसरों के इशारों पे गया, तो आके फिर मैं
मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनको मिला, तो उन्होंने मेरा शुक्रिया किया और मुझे ग्रेटिट्यूड दिया। तो उससे इनके क्राइम तो एब्सॉल्व नहीं हो जाते। आपने जो जुर्म किए हैं, उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी है। वो चाहे उस वक़्त की गवर्नमेंट का कोई भी आपसे मिलता या आपके पासपोर्ट कोई बनाता था, वो आप अगर आपको किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मतलब नहीं कि आपका जो कत्ल करने का आपने 5 एयर फ़ोर्स के अफ़सरों को दिन दिहाड़े सबके सामने आपने श्रीनगर में एयरपोर्ट रोड पर उनको मारा गोली चलाकर। तो अब आप अपने आप को गांधीयन कहोगे कि मैं पीस अ पीस के उसको एस्टैब्लिश करने के लिए मैं एक पीसफुल नॉन वायलेंट लीडर हूँ। अपने आप को पहले तो गांधी से कंपेयर करना, गांधी जी के बराबर पहले हो जाओ। आप वो गांधी जी किसी का कत्ल नहीं करता था। तो आप अपने आप को गांधीयन बोलते हो और जस्ट बिकॉज़ आप अपने आप को नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक लीडर बोलते हो, उसका मतलब नहीं कि आपके पुराने जुर्म जो हैं वो माफ कर दिए जाएँगे। तो ये सारा जो है ये ये जो आर्गुमेंट है, इस एफिडेविट का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये एफिडेविट ये चीज़ें ज़रूर दिखाता है कि उस वक़्त की सरकारें किस तरह की मानसिकता रखती थी, किस तरह का अगर आप एक टेररिस्ट को जो जेकेएलएफ का चीफ था, जो जिसने 5 एयरफोर्स अफसरों का कत्ल किया और सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, आप आज मतलब इतनी आपकी गिरावट आ गई है कि आप उस आदमी को इस्तेमाल करते हो अप्रोच करने के लिए हाफिज सईद को। हाफिज सईद जो इंडिया हेटर है, जिसने हजारों भारतीयों को मारा, कितने बम ब्लास्ट, कितने टेरर अटैक उसने करवाए। और ये जो 2006 की बात कर रहा है, उसके बाद भी तो इतने हमले हुए, कितने सीरियल ब्लास्ट हुए। मुंबई अटैक उसके बाद 2008 में हुआ, तो जो हाफिज सईद की तंजीम ने, लश्कर तोयबा ने किया। तो ऐसे आदमी से आप क्या भीख मांग रहे थे? मुझे बहुत अफ़सोस होता है, जो भी इस तरह का अगर ये जो कह रहा है एफिडेविट में ये सही भी है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी गिरावट देश के लिए क्या हो सकती है कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है प्राइम मिनिस्टर, वो उसको वापस आने के बाद कहता है कि मैं हाफिज सईद को मिला। मतलब आप हाफिज सईद से क्या माफी मांग रहे हो? आप हाफिज सईद से क्या चाहते हो? वो तो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। वो मुंबई अटैक जैसे करना चाहता है। वो भारत के टुकड़े करना चाहता है। हजारों लोगों को उसने मारा। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते थे? मैं ये पूछना, आज मनमोहन सिंह जी नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी इसको हैंडल करता था, वो क्या उससे चाहते थे हाफिज सईद? हाफिज सईद आपको क्या देगा? वो तो आपके टुकड़े-टुकड़े चाहता है। वो देश को तोड़ना चाहता है, यहाँ के लोगों को मार बर्बाद करना चाहता है। तो आप हाफिज सईद, ये कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है क्या? क्या कोई पॉलिटिकल आप किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे आ रहे हो? क्या उसके हैंडलर से आपने बात की, जो उसका वहाँ आईएसआई चीफ है या आर्मी चीफ है, उससे अगर आप अप्रोच कर रहे हो, मैं समझता हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री को नहीं, लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ के अगर आप समझते हो कि उसके उनको ऑन बोर्ड लाने से कश्मीर का मसला हल हो जाता है, ठीक है। बट हाफिज सईद, वो टेररिस्ट, जम्मू कश्मीर को तो क्या पूरे भारत को बर्बाद करना चाहता है। और इतना इंडिया हेटर आपने सुनी है उसकी स्पीच है। तो उस प्रधानमंत्री किस बात का इसका शुक्रिया कर रहे थे मनमोहन सिंह? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसको बिरयानी खिलाते, कबाब खिलाते ब्लडी थर्ड रेटर को, जो कातिल है कश्मीरी पंडितों का और एयर। तो ये जो उसने जो देखिए इसने एफिडेविट दिया है, या तो इसने सिंपैथी के लिए किया है, अगर ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश की लीडरशिप
का मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा प्रधानमंत्री, मेरे एजेंसियां एक टेररिस्ट को यूज कर रहे हैं एज एमिसरी टू बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ दिस ऑफ एनिमी कंट्री पाकिस्तान। तो किस बात का आप इसको शुक्रिया कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी, अगर सामने आ जाए। अच्छा सर, इस यासीन मलिक तो चलिए मान लीजिए अभी जेल में बंद है और इसका अगली सुनवाई शायद 10 नवंबर की डेट है कोर्ट में। जी जी। अभी फिलहाल वैसे कश्मीर में क्या हालात हैं? मैंने सुना है बीच में बाढ़ की वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी और सड़कें काफी खराब हो गई थी, टूट गई थी, रास्ते बंद थे, लोग बहुत परेशान थे। तो उस फ्रंट पे भी क्या चल रहा है, कैसा है माहौल? हाँ, देखिए रामदास जी, इन बारिशों में बहुत बुरी हालत हुई। हमने मेरी उम्र भी 65 साल हो गई, मैंने इतनी बुरी हालत नहीं देखी। इतना बर्बादी हुई है इस इन बारिशों में, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, हिमाचल में बहुत बुरी हालत हुई है, उत्तराखंड में हुई है, और आपके पंजाब में भी उसका असर देखा। और पाकिस्तान में तो खैर जो हो रहा है वो तो डिस्क्राइब करना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो हमारे यहाँ सड़कें टूट गई, बहुत सारे रास्ते बंद, सारी पूरी तरह कट हो गए, ब्रिज पुल टूट गए। आपने देखा किश्तवाड़ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, जो हमारी मछेल माता की यात्रा, उसमें कितने लोग मलबे के नीचे दब गए, और मेरे ख्याल अभी भी सैकड़ों लापता है। और इस तरह की बाकी हमारा चूंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ बहुत सारे जगहों पे इस तरह की घटना हुई है, लोग दब गए, मकान बह गए, टूट गए, बहुत सारी जानवर बह गए, आदमी बह गए, बहुत बुरी हालत हुई है। हमारा तवी का पुल टूट गया जम्मू सिटी में, जो हमारी रेलवे लाइन है उसका पुल टूट गया, जो हाईवे का था उसका पुल टूट गया, वो आपने पिक्चरें देखी होंगी। बहुत बुरी हालत है, अभी भी ट्रेन जो पूरी तरह रेस्टोर नहीं हुई है। हाईवे की बहुत बुरी हालत है। श्रीनगर का रास्ता कल तक बंद था, अभी कल शायद खुला है, पिछले 15 दिन से बंद था। वैष्णो देवी की यात्रा आपने देखा, वहां भी ट्रेजेडी हुई, वहां भी कितने लोग दब गए मलबे में। और वैष्णो देवी की यात्रा इतने दिन मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में बंद। आज 15-16 दिन हो गए, मेरे ख्याल ज्यादा ही दिन हो गए। आज शायद कि आज 20 तारीख है, हाँ, तो 26 को ये हुआ था, तो आज ऑलमोस्ट 25 दिन हो गए। तो आप वैष्णो देवी की यात्रा भी शायद मैंने अभी लेटेस्ट चेक नहीं किया, कल परसों तक तो रेस्टोर नहीं हुई थी। तो इतनी बुरी हालत हुई है इन बारिशों में। ये बेसिकली धरती माता का रिएक्शन है, मैं आपको बताऊं। मेरा ये मानना है कि हमने जो उपद्रव किया है इधर, वो पूरा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे पहाड़ी इलाके का हमने जो शोषण किया है, वो चाहे उत्तराखंड हो, आपका जम्मू कश्मीर हो, आपका तो जंगलों के जंगल काट दिए, पहाड़ नंगे कर दिए, इंसानियत अ, मतलब इतनी गिरावट पे है। हम जितने जंगल थे काट के पहले सरकारें बेचती थी, फिर जो लोग हैं उन्होंने बेचा, लूटा, क्योंकि ये जो इसको ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। आप अगर देहार की आप लकड़ियां काटो, बेचो, करोड़पति बन गए, जो बड़े-बड़े करोड़पति बने हैं, वो इन्हीं लकड़ियों को बेच के बने। आपने देखा रावी रिवर का दिखा रहे थे कि करोड़ों रुपए की लकड़ी हिमाचल की पाकिस्तान गई, करोड़ों रुपए की। मेरे ख्याल 5-7 हजार करोड़ की लकड़ी गई। तो वो इतनी लकड़ी कहाँ से गई? इसका मतलब ये है कि लकड़ी चोर जो हैं, वो हिमाचल में भी बहुत एक्टिव है। मैं सोचता था सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे ही इंसानियत जो है बर्बादी पे है। अगर आप धरती माता की ये हालत आपने ऊपर से डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें, टनलें, पहाड़ों का सत्यानाश करके रखा है, तो ऐसी स्थिति में धरती माता तो रिएक्ट करेगी ना कि तूने बहुत अत्याचार किया, जानवर खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए, परिंदे खत्म कर दिए, तो अब मैं भी अपना रूप दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है भारत माता जो है, जो हमारी धरती माता है, वो रिएक्ट करेगी। सर आपने सही कहा, मैं अभी हिमाचल में हूँ और हिमाचल में भी सर बहुत बुरा हाल है। हिमाचल में मेरे को एक बुजुर्ग मिले थे,
वो उनकी उम्र लगभग 80 साल है। कहता है जी मैंने अपने जीवन में कभी आज तक इतनी बारिश नहीं देखी और ऐसी तबाही, ऐसा क्लाउड बर्स्ट शायद ही सर पूरे सीजन में शायद ही कोई दिन गया जब अभी आज से 3 दिन पहले तक क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। यस, और ऐसे रीजन्स में भी हुए जहां बारिश नहीं होती थी। कभी नहीं बारिश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप देखिए उत्तराखंड में कितने जी। लोग मर गए, हिमाचल में कितने लोग मर गए, बहुत बर्बादी हुई है। आपके पंजाब में जो फ्लड्स की हालत देखिए, अब मैं पाकिस्तान में देख रहा था, पाकिस्तान में लाहौर के पास क्या बर्बादी हुई। वहां तो खैर वो तो कौम ही उसका क्या बोलूंगा, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ भी बर्बादी काफी हुई। जी। अच्छा सर, अभी पीछे एक रिपोर्ट थी कि श्रीनगर की जो एप्पल इंडस्ट्री है, एप्पल, उसको 700 करोड़ का लॉस हुआ है। उनका सेब सड़ गया क्योंकि वो सेब नीचे आ ही नहीं पाया। वो सही है। देखिए ऐसा है कि जब रास्ता 20 दिन से 25 दिन से बंद है और इस वक्त फ्रूट सीजन है, फ्रूट इसी वक्त सारा जो मंडी है दिल्ली की वहां पहुंचता है और ट्रकों के ट्रक जाते हैं। जब रास्ता बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई, ट्रेन वाला भी बंद हो गया, तो जाने का कोई तरीका ही नहीं मिला। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये हुआ, जो ट्रक है वो सड़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर जब तक कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचेगा तो वो उसका खतरा रहता है डैमेज होने का। बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज जो हैं भी, एक तो हैं कम, उसमें माल कितना पहुंचा है मुझे नहीं एग्जैक्ट मालूम, बट यस बहुत नुकसान हुआ होगा फ्रूट ग्रोअर्स का, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अब जब तक वो रास्ता खुलता है उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी रातों रात ट्रकों को निकालने की, क्योंकि आपको पता है ये पूरा नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर है बड़ा सेंसिटिव है। एक बार जम्मू तक पहुंच जाए फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आगे रास्ता बढ़िया है, पहुंच जाएंगी। लेकिन जम्मू तक कश्मीर से फ्रूट आने में दिक्कत होती है, और यही सीजन होता है, यही जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही पीरियड है जब फ्रूट का मेन जो ट्रक होते हैं वो दिल्ली की जो मार्केट है वहां पहुंचते हैं। अच्छा सर, पीछे एक खबर और आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहलगाम टेरर अटैक के जो अक्यूज्ड थे उनका नार्को टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया। सर ये इसके पीछे क्या ऐसा कानूनी दांवपेच है और सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें इतने हीनियस क्राइम्स में एक्यूज्ड के साथ जाके क्यों खड़ी हो जाती हैं? क्या इसके पीछे भावना क्या होती है कोर्ट की? देखिए रामदास जी, मैं जितना कम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूं, आप सोशल मीडिया में देखिए क्या हालत है कोर्टों की। लोगों ने तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहने के बजाय शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। आप जी। देखिए किस तरह से चीफ जस्टिस गवाई साहब ने जो एक किसी ने पीएल लगाई थी कि खजुराहो में जो मुगलों ने हमारे विष्णु भगवान का सर यहाँ से वो मूर्ति में तोड़ा था, उसको रेस्टोर करने के लिए, तो किस तरह से आपने देखा कि वहाँ उन्होंने कमेंट किया है उस पर। मैंने भी ट्वीट बहुत गुस्से में किया कि इस तरह का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे बैठ के बोलना गलत बात है। अगर आप डॉक्टर रंगानाथन का वो सुने इंटरव्यू, कितना बढ़िया उसने बोला है कि किस तरह से हमारी अदालतें ये सेकुलरिज्म के नाम पर एंटी हिंदू एजेंडा चलाती हैं। बहुत शर्म की बात है। अगर आप इधर से प्रोफेस करते हो कि हम सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों को बराबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आ जाकर आप सारे एक्शन वो करते हो जो देश के खिलाफ चलता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसीलिए हर देशवासी इस वक्त चिल्ला रहा है कि हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जो हमारी मानसिकता है, ये जो सारी वेस्टर्न और वो कल्चर है ना, ये बर्बाद कर रहा है जुडिशरी को। और भाई भतीजावाद से ये भर्ती होते हैं, तो उसका उनका कोई वो सिस्टम नहीं है, फेयर एंड वो सिस्टम नहीं है अपना बनाया हुआ है। क्या बोलते हैं उसको,
खुद ही वो सारा कुछ करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हमारी डेमोक्रेसी है तो इसमें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात हो रही है, उस पे आप मानते नहीं हो, आप अपना वो चलाते हो, तो उसका ही नतीजा ये है कि रिफॉर्म्स होने नहीं देते हैं। रिफॉर्म्स नहीं हो रही हैं तो आप इस तरह का, आप दिखाने के लिए कि हम बड़े सेकुलर हैं, आप सारे उग्रवादियों को, टेररिस्टों को बेनिफिट देते हो और आक्रांताओं को वो करते हो। आप देखिए, अगर मैं बात करूं जो धार्मिक प्लेसेस का जो एक्ट है, आपको उसमें कुछ नहीं पिछले 30 सालों में दिखा। 91 92 में ये एक्ट लाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको उसमें कहीं नहीं दिखा कि ये हिंदुओं के खिलाफ जाती है, क्योंकि यू कांट डिनाई ए सिटीजन राइट टू रिक्लेम हिज सिविलाइजेशन, रिक्लेम हिज मेरे मंदिरों को अगर आक्रांतों ने तोड़ा है तो मैं उनको रिक्लेम भी नहीं कर सकता। ये कौन सा कानून है? आप देखिए, जो आप आपने आरटीआई जो बनाया, उसमें आप जो हिंदू स्कूल चलते हैं और कॉलेज चलते हैं, वो सारे बंद करने पड़े। रिजर्वेशन सिर्फ उनमें चलती है और क्रिश्चियन और मुस्लिम स्कूलों में नहीं चलती। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप नहीं चलते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हिंदुओं के खिलाफ। आप देखिए, ये जो हमारे जितने टेम्पल हैं, ये कौन सी सेकुलर स्टेट है कि सिर्फ हिंदुओं के टेम्पल जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहेंगे, चर्चिज और जो मदरसे हैं और जो ये है मस्जिद हैं, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप करोड़ों रुपए का सोना तमिलनाडु से आप ले लेते हो, बाकी सरकारें भी लेती हैं। साउथ इंडिया में तो फ्लैग्रेंट है ये। तो किस तरह की आप बात करते हो न्यूट्रलिटी? ये क्या जुडिशरी को दिखता नहीं? इसी तरह कितनी एग्जांपल्स दूं मैं आप हमारा ये जो वक्फ एक्ट था, वक्फ एक्ट में उसने पिछले 30 सालों में इनको उसमें बेइंसाफी नहीं दिखी। उसमें उन्होंने 20 लाख एकड़ जमीन हथिया ली पिछले 30 सालों में, 20 लाख एकड़। तो ये हमारी जुडिशरी को नहीं दिखता है। आप कोई भी जजमेंट है, आप हिंदुओं के खिलाफ दोगे तो सेकुलरिज्म है। और अगर आप हमारे त्योहारों को आप रेगुलेट करते हो, आप कहते हो जी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए, तो बकरीद में उस पे आप बोल टिप्पणी कर सकते हैं, आप में दम नहीं है, क्योंकि वो सर तन से जुदा की धमकी दे देते हैं। आप जिस तरह से आपने बोला विष्णु भगवान की मूर्ति को जाके बोलो कि अपने आप को ठीक कर लो, आप बोल सकते हो कि अल्लाह को बोलो जाके आप अपना ठीक कर लो अपने आप को। आपने दरगाहों को रिपेयर करने के लिए कहा, यहाँ आप चुप रहते हैं, यहाँ आप इस तरह का कमेंट, डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं। उस विष्णु भगवान के जो अल्टीमेट गॉड है दुनिया का, और उसकी हिरण्यकश्यप का क्या हुआ था, रावण का क्या हुआ था, कंस का क्या हुआ था, आपको याद है कि नहीं है? तो उसकी मार जब पड़ती है, वो लाठी आवाज नहीं करती है। ये चीफ जस्टिस साहब 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद इनकी जिंदगी भी तो अकाउंटेबल है उस भगवान के पास जो अल्टीमेट अथॉरिटी है। भगवान विष्णु को ब्रह्मा और महेश भी याद करते हैं अपने ध्यान में, क्योंकि वो उन्हीं से निकले हुए हैं। तो इस तरह का कमेंट करना, अब जरा अल्लाह के मोहम्मद पर बोल के दिखाओ, उस जीसस क्राइस्ट पे बोल के दिखाओ। सिर्फ ऐसे कमेंट आपने सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए रखे हैं। तो ये जस्टिस गवाई को ये देखना चाहिए ना। आप इस तरह के, आप नुपुर शर्मा को आपने रिस्पॉन्सिबल कर दिया। ही जस्ट कोटेड ए हदीस जो लिखी हुई है, और यहाँ स्टालिन क्या बोलता है, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु को क्या बोलता है वो, कि जो सनातन धर्म है वो एक वायरस है। तब आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
उधर आप कुछ मतलब आपका दोहरा मापदंड हुआ ना, आप किस बात के जस्टिस हुए फिर? तो इनको कोई पूछना नहीं है, आप बोलेंगे तो आपका कंटेम्प्ट कर देंगे। कंटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपने सनातन धर्म को बैशिंग करने के लिए रखा है। और मैं मानता हूं इकोसिस्टम है। आप एक रोहिंग्या जो फड़ी लगाता है उसके लिए 20-20 वकील कैसे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, रातों रात खुलवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये जो हलाल इकोनॉमी है वो उससे आप करोड़ों रुपया जो वकील, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, कपिल सिब्बल जैसे वकील की कितनी फीस होगी? 20 लाख कम से कम एक हियरिंग के। तो कौन देता वो पैसे? क्या वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही कह सकती इनको चेक से दिया जाए, पता लगे कौन दे रहा पेमेंट ये। और 20-20 वकील खड़े होते हैं वहां। तो एक रोहिंग्या के लिए, एक बांग्लादेशी के लिए आप रात के 12 बजे आप सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हो। और जहां नुपुर शर्मा थी उसको बोला जाओ पहले हाई कोर्ट में। क्यों? आपका दोहरा मापदंड क्यों है? ये ड्यूल सिस्टम जो है, जो जुडिशरी का, ये खत्म होना चाहिए। भी आप फेयर बनिए, सबके लिए बनिए ना। फिर आप कहते हैं जज जो है भगवान, भगवान के बराबर होता है। तो अगर आप कुर्सी पे जज की बैठे हो तो भगवान बन के बनो, फिर सबको बराबर इंसाफ दो। आप सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को बैचिंग करते हो। तो इस कंट्री को ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी। आप फोर्स कर रहे हो हिंदू कम्युनिटी को सड़कों पे आने पे, और एक दिन, मुझे माफ करना, एक दिन ये हो जाएगा और फिर बहुत पछताएंगे सभी जुडिशरी वाले। फिर लोग, आपने देखा फिर क्या होता है। नेपाल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जला दी। देखा आपने, जब मॉब निकलता है नेपाल में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। और उधर क्या हुआ था बांग्लादेश में, उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर कुर्सी से निकाल दिया पकड़ के। तो आप चाहते हैं कि वैसे हालात यहां हो जाएं? हम नहीं चाहते। लेकिन अगर आप एक तरफा करते रहोगे तो एक बार ये फिर फूट जाएगा बांडा। एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। डोंट टेस्ट द लिमिट ऑफ सनातन पीपल। उनका बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। वो फैसला करे जा रहे हो जिसमें आप सिर्फ सनातन की बैशिंग करते हो। अब बाकी धर्मों के लिए तो बड़ी वो है। सभी को बराबर ट्रीट करो ना, ताकि लोगों को लगे कि हमें जिस तरह लोग इज्जत रखते हैं वो इज्जत खत्म हो जाएगी। खैर सर, ये तो मानना पड़ेगा कि भगवान विष्णु के ऊपर जो गवई साहब ने जो टिप्पणी की थी उस पे इतना जबरदस्त आक्रोश दिखाया लोगों ने। और बहुत सोशल, तो इसको लेके तो खुद खुद चीफ जस्टिस भी चिंतित हुए और उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने उनको माफी मांगनी पड़ी। एक तरह से उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं, मैं तो सबका बराबर सम्मान करता हूं। बट इट वॉज वेकनिंग कॉल, नो डाउट कि ये एक वेकअप कॉल है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा और आपको अपने तौर तरीकों में सुधार करना पड़ेगा। आप जो आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आतंकियों के लिए आप रात को 2 बजे कोर्ट खोल देते हैं और एक आम आदमी को सालों साल जस्टिस नहीं मिलता। नहीं तो फिर मिलता, निश्चित रूप बिल्कुल से ये सालों साल नहीं मिलता, दे आर, बिल्कुल। हाँ, दे आर और क्षमा टेस्टिंग। मांगने, रामदास जी, क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता कि हाँ जी मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन दिस। इतना बोलने में तो आपका बड़पन ही दिखेगा ना, आप छोटे नहीं होते। जी कोई बोलने में, आप, मेरे से भी गलती होती है, हर एक इंसान से गलती होती है। इंसान गलतियों का पुतला है। ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हम भी। और भगवान से माफी मांगने में कौन सी वो है कि क्षमा करिए मेरे मुंह से निकल गया, स्पर ऑफ द मोमेंट, आई डोंट मीन इट। मैं भी भगवान को उसी भगवान का बनाया हुआ हूँ। और अगर किसी को मेरे बयान से खेद पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। इसमें क्या आप कोई छोटे इंसान हो जाएंगे? आप फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहोगे। बिल्कुल सर। और सर बात यह है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का सेंटिमेंट का ध्यान तो रखना ही चाहिए और सबका, सर 140 करोड़ देशवासियों का। मैं कहता अगर सबका आप, रखना। जी, तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
सर दोबारा धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। हमेशा आपके थैंक यू, सामने आने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्री राम।